हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी। और आप देख रहे हैं छाई है दीवानगी बाय नेहा इम्तियाज, एपिसोड 8। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नॉवेल की तरफ। वो दोनों हाथ पैंट की जेब में डाले खड़ा उसका इंतजार कर रहा था जब चंद लम्हों बाद वो अपना बड़ा सा विला घसीटती दिखाई दी। उसको आते देखते ही आमीन के होठों पर मुस्कुराहट उभरी और फिर उसकी नज़र सूफिया पर गई। आमीन को खुशगवार हैरत ने घेरा। अस्सलाम वालेकुम। इसके करीब पहुंचते ही जमल ने चंद कदम के फासले पर रुककर सलाम किया। उसका सारा जोश आमिन को देखते ही हवा हो गया था। सारी हिम्मत जैसे झाग की मानिंद बैठ गई और वो नर्वस का शिकार हुई। उसको अपना कॉन्फिडेंस लेवल जीरो होता महसूस हुआ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बेटा? माशाल्लाह, तुम तो काफी बड़े हो गए हो। सूफिया की तारीफ करने पर वो छुप गया और आगे जाते वो अपना बाजू उनके गिर्द हायल करता उनसे मिला। वालेकुम अस्सलाम चाची, आप भी आई हैं? मुझे तो मामा ने कहा था कि जमल अकेली आ रही है और आप शादी से पहले आएंगी। वो उनका सामान उठाता गाड़ी की जानिब बढ़ने लगा। हाँ, इरादा तो वही था, लेकिन फिर एक निकाह का फंक्शन अटेंड करना था मुझे, तो बस फिर मैं आ गई। सूफिया भी शॉल कंधों पर दुरुस्त करती उसके पीछे चलने लगी तो जमल को ऐसा लगा जैसे अम्मी ने उसे नज़रअंदाज किया हो। उसकी मुस्कुराहट लबों से गायब हो गई। आप दोनों गाड़ी में बैठे, मैं सामान रख लूँ? गाड़ी के पास पहुंचते आमिर ने इन दोनों को देखते हुए कहा और इन दोनों के व्हील्स उठाकर गाड़ी की डिग्गी के पास आया तो जमल एक शिवा को निगाह उस पर डालती गाड़ी में बैठ गई। जमल और आमीन के दरमियान बहुत अच्छा बॉन्ड था। सोशल मीडिया के तहत ही सही, मगर वो दोनों कांटेक्ट में रहे थे और इसका सारा क्रेडिट जमल को जाता था क्योंकि वही इसको मैसेजेस करती थी और अमीन अपने मसरूफ ज़िंदगी में इसके लिए वक्त निकालकर इससे बात कर लेता था। दोनों के बीच अगर बात बहुत ज़्यादा ना भी होती तो वो थोड़ी सी कन्वर्सेशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती। और इन सब बातों को मद्देनज़र रखते जमाल को लगा था वो बहुत गर्म जोशी से उससे मिलेगा, मगर उसने तो जमाल का हाल भी ना पूछा। गाड़ी में बैठने से लेकर घर के पोश में गाड़ी रुकने तक वो सूफिया से ही गपशप करता रहा। यहाँ तक कि जमल को ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो इसे नज़रअंदाज कर रहा है। भला ऐसे कैसे हो सकता था? वो इसका इतना अच्छा दोस्त था, फिर अब क्यों वो अजनबी बन रहा था? समझ दिल मसूल कर रह गई। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी बड़ी हो गई हो, तस्वीरों में तो ठीक से नजर भी नहीं आती। जेनिया उसे चटाचट चूमते कह रही थी। वो बस ब्लश करती मुस्कुराए जा रही थी। शर्मीली है ना अमीन की जमल, ओ मेरा मतलब हमारी जमल। अस्सलाम वालेकुम। पानी के गिलास डिश में रखती वो लॉन्च में दाखिल हुई थी। उन दोनों को सलाम कर गई। वालेकुम अस्सलाम। सूफिया ने मोहब्बत पाश नज़र से उसे देखा जबकि जमल तो पहले ही उससे मिलने को बेताब बैठी थी। वैसे तो इसके बारे में मैंने बताया था तुम्हें, मगर दोबारा तारुफ करवा देती हूँ। ये नूरिया है, जावी की मंगेतर और इस घर की होने वाली बहू। नूरिया अपने तारुफ पर मध्यम मुस्कुराहट जीना की तरफ उछालती डिश दरमियान में मेज पर रखने लगी। और नूरिया, ये सूफिया है, आजिम की बेवा और इनकी इकलौती बेटी जमल। नूरिया इन दोनों की जानिब बढ़ती उनसे बगलगिर हुई जबकि आजिम की बेवा सुनते सूफिया की मुस्कुराहट कुछ धीमी पड़ी। बेशक वो आजिम की बेवा थी, मगर अब तो वो किसी और की बीवी थी। ये इंकशाफ वो अपनी बेटी समेत इन सब पर कैसे करेगी? कैसी हैं आप दोनों? वो मखसूस मुस्कुराहट होठों पर लिए सवाल करती उनके सामने वाले सोफे पर दुर्दाना बेगम के साथ बैठ गई। अल्लाह का करम है तो तुम हो नूरिया, बहुत जिक्र सुना है तुम्हारा पिछले दिनों में। उनकी बात पर नूरिया ब्लश करती बाल कान के पीछे अरासने लगी। जावियर ने बखौर उसकी हरकत को नोट किया। अंदाजा होता था वो काफी शाय सी पर्सनैलिटी रखती थी दूसरों के सामने, वरना जावियर के सामने उसकी आंखें माथे पर होती थी। हाँ, आमीन ने भी आपका काफी जिक्र किया है। मैं तो बहुत एक्साइटेड थी आपसे मिलने के लिए। नूरिया की मुस्कान घेरी हुई उसने एक नज़र आमीन को देखा जो काफी थका हुआ लगता था, मगर वो वहीं बैठा था। हम तो समझ रहे थे आप लोग सो गए होंगे। अरे भाई, ऐसे कैसे सो जाते? इतनी बेमरवत नहीं है हम। तुम्हारा तो चलो हमें पता नहीं था कि तुम आ रही हो, लेकिन हमारी बेटी तो आ रही थी ना इतने सालों बाद। मैं तो खुद लेना आना चाह रहा था, लेकिन आमीन ने मना कर दिया। सिकंदर साहब की बात सुनती जमल ने मुस्कुराती नज़र से आमीन को देखा। इसी ने तो खास रिक्वेस्ट की थी कि वो इसे लेने आए। खैर, आप लोग बैठे हैं, मुझे सुबह जाना है तो मैं चलता हूँ। इससे पहले यहाँ बैठे बैठे ही सो जाऊँ। आमीन सोफिया और जमल को देखकर कहता हुआ उठ खड़ा हुआ। हाँ, तुम जाओ, सो जाओ, फिर कल गपशप करेंगे। सूफिया उसे इजाज़त देती वो हल्का सा सर खम करता सीढ़ियों की जानिब बढ़ा, मगर फिर दो जीने चढ़ते ही जमल की आवाज़ पर उससे रुकना पड़ा। आमीन।
आमिर ने पलटकर उसे देखा। ऐसे कौन इग्नोर करता है? वो दोनों हाथ सीने पर बांधे नरवटेपन से सवाल कर रही थी। फिर 3-4 जीने चढ़ती उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। मैंने इग्नोर किया? आमिर ने हैरत से सवाल किया। तो और? मुझसे आपने ये तक नहीं पूछा कि कैसी हूं मैं? आमिर को इसके अंदाज पर बेख्तियार हंसी आई। ऐसी तो कोई बात नहीं, बल्कि नाराज तो मुझे होना चाहिए। वो कहता हुआ सीढ़ियां चढ़ने लगा तो जमल भी उसके साथ ऊपर जाने लगी। क्यों? मैंने ऐसा क्या किया? उसने आंखें छोटे करके पूछा। तुमने मुझे बताया नहीं कि चची भी साथ आ रही हैं। वो आखिरी जीना चढ़कर लाउंज में कदम रखता हुआ बोला। आपको मामा का आना बुरा लगा क्या? अपने कमरे में जाने के बजाय उसको सोफे पर बैठ अपने कमरे में जाने के बजाय उसको सोफे पर बैठता देखकर वो भी उसके साथ ही बैठ गई। ऐसी तो कोई बात नहीं पागल। आमीन हंसा तो वो खुजल सी हुई। मुझे तो पता था कि सिर्फ तुम आ रही हो। मैं बहुत एक्साइटेड था, लेकिन अचानक चच्ची को देखकर कंफ्यूज हो गया मैं। उसकी बात पर जमल चंद लम्हे उसको देखती रही, फिर कहका लगाकर हंसी। सीधा बोले कि मामा को देखकर आपको शर्म आ गई? वो हंसते हुए बोली तो आमीन ने उसे घूर कर देखा। ऐसी कोई बात नहीं। फिर कैसी बात है? जमल ने आईब्रो पुचकाई तो आमीन चंद लम्हे उसे देखता रहा। तुम बड़ी हो गई हो। आमिन की संजीदगी से कही गई बात जो मायनी अंदाज में लेती ब्लश कर गई। उसे आमिन हमेशा कहता था तुम बच्ची हो, उसका जहन और दिल दोनों बच्चों वाले हैं और हमेशा बच्चों वाली ही रहेगी, चाहे वो जितनी बड़ी हो जाए। मेरा कहने का मतलब था कद बड़ा हो गया है तुम्हारा, दिल तुम्हारा हमेशा बच्चों जैसा ही रहना है। आमिन की बात पर जमल ने आंखें घुमाई। जी नहीं, आपको क्या पता, काफी मिच्योर हो गई हूँ मैं अब। हाँ हाँ पता है मुझे अच्छे से, बात बात पर तुम्हारा रूठ जाना। आमिर ने उसे छेड़ा तो वो बेअख्तियार ही उसके कंधे पर अपना हाथ मार गई। उसकी नाराज होने वाली बात पर वो अक्सर ही उसे छेड़ता था। तो मुझे अच्छा लगता है ना जब मैं आपसे नाराज होती हूँ और मुझे आप मनाएं। और नाराजगी किस बात पर होती है? मैं बात नहीं करता, मैं मैसेज नहीं करता, मैं कॉल अटेंड नहीं करता, मैं वीडियो कॉल पर बात नहीं करता। आमिर ने इसकी नकल उतारते हुए कहा तो जमल अपनी मुस्कुराहट दबाते उसे घूरने लगी। उफ, तो कुछ गलत करती हूँ क्या? जमल ने मुंह बदला। नहीं जी, आप कहाँ कुछ गलत कर सकती हैं। आप कुछ गलत कहें ये कैसे मुमकिन है? कयामत ना आ जाए उस दिन। वो एक बार फिर उसे तंग कर रहा था। आमीन यार क्या मसला है? उसने रोनी सूरत बनाई तो वह हंसता हुआ उठ खड़ा हुआ। अच्छा मैं सोने जा रहा हूँ, ये एक कमरा है और एक नीचे है। अब तुम देख लो तुमने ऊपर सोना है या नीचे, वो मेरा कमरा है। वैसे तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो, लेकिन कोई मसला हो तो कमरा भी नॉक कर सकती हो। जमल ने सर असबाब में हिलाया और उसके साथ ही उठी। मैं नीचे सो जाऊंगी, नूरिया आप ही होंगी तो कम से कम उनसे बातें कर सकती हूँ, नींद न आने की सूरत में। चाहो तो मुझसे भी बातें कर सकती हो। वो शरारत से कहता अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। आप तो टाइम से सो जाते होंगे ना? जमल ने उसकी पश्त देखते हुए कहा तो वो रुककर उसकी जानिब पलटा। ये बात तो है, मगर थोड़ा सा टाइम तो मैं तुम्हारे लिए निकाल ही सकता हूँ। उसकी बात सुनती जमल के होठों पर मुस्कुराहट ठहर गई। आमिन के कमरे में जाने के बाद वो चंद लम्हे वहीं बैठी उसको सोचती रही, फिर जीने उतरती नीचे चली गई जहां वो सब बैठे बातें कर रहे थे। बीबी जी आप तैयार हो गई हैं तो बाहर चली जाएं। जावियर साहब गाड़ी में आपका इंतजार कर रहे हैं। वो शीशे के सामने खड़ी एयररिंग पहन रही थी जब मुलाजमा की आवाज़ पर पलटकर उसे देखा। अच्छा ठीक है। उसने जल्दी से ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी वॉच उठाकर कलाई पर बंधी और बेड पर पड़ा फोन उठाकर एक नज़र खुद पर डाली। परफेक्ट। खुद को देखते उसके होठों पर दिल फरेब मुस्कुराहट आई। वो खूबसूरत चाल चलती कमरे से निकलकर दुर्दाना बेगम और जेनिया को खुदा हाफिज कहती बाहर की जानिब बढ़ गई। कहीं जा रही हैं आप? इससे पहले वो घर से बाहर कदम रखती उसे जमल की आवाज ने रोका। उठ गई तुम? हाँ मैं जावियर के साथ शॉपिंग पर जा रही थी, तुम चलो किस साथ? नहीं नहीं आप जाएं, मैं अभी नाश्ता करूंगी और इससे अच्छा नहीं लगेगा ना आपके साथ जाना। जमल ने सर नफे में हिलाते कहा तो उसकी बात पर नूरिया हंसी। बुरा लगने वाली कोई बात नहीं, तुम साथ चलती तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन चलो तुम नाश्ता कर लो। नूरिया कहती हुई घर से निकल गई। पोश में कदम रखा तो वो नजर आया। एक हाथ पैंट की जेब में डाले, दूसरे हाथ में फोन कान से लगाए वो गाड़ी के पास चक्कर काट रहा था। हाँ चलो फिर तुम कल ऑफिस में आ जाना, इस मैटर को कल डिस्कस कर लेते हैं।
बोलता हुआ वो उसकी जानिब पलटा और उसके कदम थम गए। वो डार्क मंजीरा सी कलर की कुर्ती और ट्राउजर पहने हुई थी, जिस पर कढ़ाई से काम हुआ रखा था, और इस पर हाफ वाइट दुपट्टा जिस पर मल्टी कलर के फूल बोटे बने थे। चेहरे पर मुनासिब मेकअप किए वो पैरों में हील्स पहने खड़ी थी। जावियर ने उसको इस हुलिये में पहली मर्तबा देखा, वरना तुर्की में उसने हमेशा वेस्टर्न ड्रेसिंग ही की थी। ये जो जोड़ा यकीनन उसे जीनिया ने दिया होगा। जावियर ने बेख्तियार एक गहरा सांस भरा। वो वैसी भी खूबसूरत थी, मगर आज मुख्तलिफ लग रही थी। उसका ये रूप जावियर की आंखों को अच्छा लगा था। उसकी नजरें खुद पर महसूस करती वो मुस्कुराहट छुपा गई। दिल में उसके मुंह से तारीफ सुनने की ख्वाहिश उभरी, मगर फिर हजार ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। इतना किस खुशी में तैयार हो? किसकी शादी में जा रहे हैं हम? जावियर ने फोन जेब में डालते हुए उसे कहा तो वो जो मुस्कुराहट दबा रही थी उसकी मुस्कुराहट गायब सी हो गई। अगर आपके पास कोई इनवाइट है तो चलते हैं, मैं भी तो देखूं पाकिस्तानी वेडिंग कैसे होती है। उसके सुकून से दिए गए जवाब पर जावियर ने बेजोताब खाते हुए दांत पीसे। अपनी शादी है ना तुम्हारी, देख लेना कैसी होती है पाकिस्तानी वेडिंग्स। नूरिया के होंठों पर मुस्कुराहट उभरी। सिर्फ मेरी है, आपकी नहीं है क्या? मासूमियत से आंखें फटफटाए हुए उसने सवाल किया तो जावियर ने मुट्ठी बिछी। ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं, बैठो गाड़ी में। वो बोलता हुआ गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट की तो नूरिया की मुस्कुराहट घेरी हुई एक अदा से बालों को झटकती वो गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठी। जावियर ने आंखें घुमाई और गार्ड को हॉर्न मारा तो उसने गेट ओपन किया। कौन था दरवाजे पर? ये क्या है अंकल? नकवी साहब को एक बड़ा सा डब्बा थामे अंदर दाखिल होता देखकर रामिन ठटकी। मोमल ने भी उनकी जानिब देखा। ये अभी कोई दरवाजे के बाहर रखकर गया है। नकवी साहब ने वो डब्बा टेबल पर रखा तो हादिद अपनी जगह से उठकर उस डब्बे के पास आता हैरत से उसे देखने लगा। भाई को मैंने कहा था तुम्हारे निकाह का ड्रेस पिक करना है तो बुटीक से वही होगा, लेकिन फिर भी मैं उन्हें कॉल करके पूछ लेती हूँ पहले। मोमल ने कहते हुए फोन उठाया ताकि अश्मीर को कॉल करे, मगर इससे पहले ही बैरून दरवाजे खुलने की आवाज आई और वो एक बड़ा सा शॉपिंग बैग थामे अंदर दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम। उसने हाथ में पकड़ा वो बैग इस डब्बे के साथ ही रख दिया और भौहें उचकाई। ये क्या है? अश्मीर और मोमल ने एक साथ सवाल किया, मगर अश्मीर की नजरें बॉक्स पर थी जबकि मोमल की शॉपिंग बैग पर। ये अभी कोई दरवाजे के बाहर रखकर गया है। हम तो समझ रहे थे रूमी का निकाह वाला जोड़ा है जो तुम्हें लाने के लिए कहा था। नकवी साहब ने उसकी आंखों में सवालिया निशान देखते हुए जवाब दिया तो उसकी भौहें तन गई। नहीं, मैं तो वो लाया हूँ। उसने शॉपिंग बैग की जानिब इशारा किया तो रूमी ने उस बड़े बैग को देखा जिसमें ऊपर एक जूते का डब्बा जो उसे नजर आ रहा था। अश्मीन ने आगे होते उस डब्बे को खोला तो उसमें ऊपर ऊपर जेवरात के दो डब्बे पड़े थे और उसके नीचे जो भी पड़ा था स्पष्ट शीट का एक टुकड़ा रखा था। वहां अगर खड़े तमाम नफूसों को अंदाजा हो गया था कि वो निकाह का जोड़ा था। अश्मीन ने वो सिर्फ डब्बे निकालकर रूमी की जानिब बढ़ाए तो वो हल्का सा रुख मोड़ गई। अश्मीन ने घूर कर उसे देखा, फिर वो डब्बा टेबल पर रख दिए और जोड़े पर हाथ रखती शीट हटाई तो उस ऐसा हाफ वाइट रंग का जोड़ा नजर आया जिस पर गोल्डन नफीसा काम हुआ था। वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल। अश्मीर के पास खड़े हदीद ने आंखों को बड़ा बड़ा खोलकर 27 से कहा तो मोमल ने मुस्कुराकर उसे देखा। तुम्हारे वालिद साहब ने भेजा है। वो एक नज़र रूमी पर डालता कमरे में चला गया। इदरीस साहब ने बताया था कि वो जोड़ा भेजेंगे। नकवी साहब ने सवालिया नजर से रामिन को देखा तो उनके सवाल पर वो नफी में सर हिलाने लगी। चलो कोई बात नहीं, उन्होंने बहुत प्यार से भेजा है, यही पहनना। नकवी साहब ने उसके सर पर हाथ फेर कर कहा और अंदर चले गए तो रूमी ने हंकार भरा। उसके जहन के पर्दों पर इदरीस जैदी का मारा जाने वाला थप्पड़ घूमने लगा था। और ये क्या है मैमी? हदीद अश्मी के लाए हुए शॉपिंग बैग की तरफ आकर उसके अंदर रखा डब्बा निकालने की कोशिश करने लगा। आ जाओ, आप यहाँ बैठो, फिर देखते हैं बाबा क्या लाए हैं। जोड़ा का ऑर्डर तो लाहौर आते ही मोमल ने खुद बुटीक जाकर दिया था। रूमी ने वहां भी जाने से इनकार कर दिया था तो उसे अश्मीर के साथ जाना पड़ा था और 3 घंटे बाद वो वापस आई थी क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर जोड़ा भी अश्मीर ने ही पसंद किया था, मगर मसला उसकी फिटिंग का था जो मोमल ने रूमी से कॉल पर बात करते हुए किसी न किसी तरह फाइनल कर दिया था। मगर जोड़ा रूमी ने पहली बार अब देखना था तो इसी बैग में मोमल का भी ड्रेस था। ये तो शूज हैं।
रूमी ने बैग में रखा डब्बा देखते हुए कहा तो मोमन ने वो जूते का डब्बा निकालकर उसे खोला। वाह, भाई की पसंद तो लाजवाब है। वो खूबसूरत सी हील देखते मोमल के होठों पर मुस्कुराहट आई थी। ये अश्मीर यकीनन अपनी पसंद से लाया था, क्योंकि उस दिन वो किसी जूते की खरीदारी के लिए नहीं गए थे। ये अश्मीर लाया है? उसके हाथ में पकड़ी खूबसूरत सी हील देखते रूमी ने हैरत से सवाल किया। हाँ, उस दिन पहले ही बहुत देर हो गई थी और फिर मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो हम शूज़ देखने नहीं गए थे। मैंने भाई से कहा था कि वो बाजार जाए तो अपनी मर्जी से ले आए। और साइज? रूमी की नज़रों में सवालिया निशान उभरे। साइज बताया तो था मैंने उन्हें, लेकिन तुम एक बार पहनकर देख लो, अभी ही तो लाए हैं, चेंज करवा लेंगे कोई मसला हुआ तो। मोमल ने बोलते साथ जूता उसकी जानिब बढ़ाया तो वो इसे पहनकर देखने लगी। वो आगे से थोड़ा सा टाइट था, मगर एक दो मर्तबा घर में ही पहनने से ठीक हो जाना था। वाह रूमी, ये तो बहुत प्यारा लग रहा है। हदीद ने उसके पैरों में मुकीत हिल्स देखते तारीफ की तो रूमी के होठों पर मुस्कुराहट आई। वो गोल्डन और मेहरून रंग के इम्तिजाज की हील्स थी, जिसकी हील बहुत लंबी नहीं थी मगर बहुत छोटी भी नहीं थी। और ये ड्रेस देखो, बहुत खूबसूरत लग रहा है मुझे तो, मोमल ने कहते हुए बैग से खूबसूरत जोड़ा निकाला। वो घुटनों तक आती गहरे रंग की शर्ट थी और उसके नीचे घेरदार गरारा था। रूमी ने आंखों में सताइश लिए उस जूड़े को देखा। वो हद से ज्यादा भारी नहीं था मगर खूबसूरत था। ये ज्यादा अच्छा है। हदीत ने अश्मीर के लाए हुए जोड़ी की तारीफ की, मगर दूसरा वाला तो अभी हमने देखा भी नहीं है। कहते साथ ही मोमल उठी और उस डब्बे में पड़े सफेद जोड़े को निकाला तो वो लहंगा और चूली था। हाय अल्लाह, कितना खूबसूरत है ये। वो जोड़ा काफी भारी था, जिसे देखते ही मोमल की आंखों में चमक उतरी। बहुत भारी है ये। रूमी ने उसके हाथ में पकड़ा लहंगा देखते हुए कहा। मगर खूबसूरत भी तो है। मोमल ने उसे बताना जरूरी समझा। मुझे ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, यही पहनूंगी, हील्स भी इसी के साथ मैच है। मोमल ने सुर्ख कमीज उठाकर खुद से लगाई और लाउंज में लगे एक शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई। खुद को देखते होठों पर खुद ब खुद गहरी मुस्कुराहट बिखर गई। हाँ, आप ये वाला पहने, दुल्हन तो रेड कलर पहनती है ना। हदीद भी उसके साथ खड़ा होता शीशे में उसे देखकर बोला तो वो हंसी। आपको किसने बताया? मेमी ने मोबाइल में ढेर सारी पिक्चर रखी हुई हैं। हदीद ने उंगली से मोमल की जानिब इशारा किया तो रामीन मुस्कुराई। उंगली से इशारे नहीं करते। रूमी ने उसका हाथ नीचे किया। क्यों? उसने रूमी को सवालिया नजर से देखा, जो अब शीशे के सामने से हटकर सोफे पर बैठ चुकी थी। उफ, बच्चों के आम से सवाल भी इतने मुश्किल क्यों लगते हैं? रामीन ने एक नज़र मोमल को देखा, जो झुककर पैरों से हील उतारने लगी। इतना भी मुश्किल सवाल नहीं करता मैं। हदीद उसकी बात सुनता मुंह बनाकर बोला और खुद भी सोफे पर बैठ गया। तुम वाकई में वो पहनोगी? मोमल ने सुर्ख गरारे की जानिब इशारा करते सवाल किया। हाँ, मुझे नहीं पहनना, अब्बू का भेजा हुआ जोड़ा। इतनी नाराज हो उनसे? मोमल उसके पास बैठी। बात नाराजगी से आगे बढ़ गई है। इसके जहन में वो अल्फाज गूंजे जो इदरीस जैदी ने जाने से पहले कहे थे। उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। मोमल ने अफसोस से उसे देखा। नाश्ता कर लो, फिर पार्लर भी जाना है। मोमल ने चाय का कप उसके सामने रखते हुए कहा। मुझे पार्लर नहीं जाना। कमरे से बाहर जाती मोमल ने चौंक कर उसे देखा। कानों नहीं जाना? क्यों नहीं जाना? दीजान ने हैरत से सवाल किया। मेरा दिल नहीं कर रहा। वो बेदिली से नाश्ता कर रही थी। उसका दिल रह रहकर उदास और भारी हो रहा था। पागलों वाली बातें नहीं करो, मैं बुकिंग करवा चुकी हूँ, मोमल कहकर बाहर जाने को मुड़ी। अच्छा तो क्या हो गया? तुम कह देना शादी कैंसिल हो गई। अस्तगफिरुल्लाह, एक ही कहंदी पई है तू। अल्लाह ना करे। अस्तगफिरुल्लाह, क्या कह रही हो तुम ये? अल्लाह ना करे। दीजान ने उसे घूर कर देखा तो वह सा हल्का सा झुका गई। बस दीजान, मुझे नहीं जाना। और मोमल, तुम्हें बुकिंग करवाने से पहले मुझसे पूछ लेना चाहिए था। मोमल ने कमर पर हाथ रखकर उसे फाड़ खाने वाली नजर से घूरा। अब ये कोई पूछने वाली बात है? सिर्फ एक ही तो निकाह का फंक्शन हो रहा है। खबरदार, अगर तुमने नखरे दिखाने की कोशिश भी की तो। पहले तो वैसे तुम हो, लेकिन इतनी भी ऐश्वर्या राय नहीं हो। उसकी संजीदगी से कही गई बात पर रूमी को बेख्तियार हंसी आई। दुल्हन बनकर तुम्हें इतना प्यारा तो लगना चाहिए कि भाई तारीफ करने पर मजबूर हो जाए। मोमल ने शरारती लहजा इख्तियार किया तो वो छुप कर रह गई। यार मोमल, तुमने पार्लर का कोर्स किया तो था, फिर तुम ही मेकअप कर देती मेरा। रूमी, मैंने कॉलेज खत्म करने के बाद पार्लर का सारा कोर्स किया था और गांव की ही 2-3 दुल्हनों को तैयार किया था। अब इतने साल बाद तुम्हें मेकअप करना यानी एक्सपेरिमेंट करना, और इतने मेकअप प्रोडक्ट्स भी नहीं है मेरे पास। तुम मुंह बंद करके अब नाश्ता करो।
तफसील से जवाब देती। वो आखिर में बगैर उसकी सुनने कमरे से निकल गई क्योंकि उसे अपने लिए भी पराठा बनाना था। अश्मीर और नकवी साहब को तो वो पहले ही नाश्ता दे चुकी थी, अब उसके खुद के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। उसकी पश्त देखती रूमी ने बुरा सा मुंह बनाया और नाश्ता छोड़कर चाय का कप उठा लिया। फिक्र ना करो, अल्लाह चंगिया करेगा। दी जान ने उसके चेहरे पर परेशानी देखते हुए उसके सर पर हाथ फेरा तो वो इंशाल्लाह कहकर रह गई। जावियर ये ठीक रहेगा? नूरिया एक खूबसूरत सा जोड़ा अपने साथ लगाती जावियर को दिखाने लगी जो अपने मोबाइल में गुम था और उसकी बात पे महज सर असबाब में हिलाया। और ये भी अच्छा लगेगा ना? उसने एक और जोड़ा अपने साथ लगाया और जावियर की जानिब देखा तो उसकी जहनी अदम मौजूदगी महसूस की। नाक भवें चढ़ाते उसने दो तीन और चीजें दिखीं। ये आपके लिए ठीक रहेगा आई थिंक, नूरिया ने जावियर से मजीद पूछा, जिस पे भी उसने फोन देखते ही जवाब दिया, परफेक्ट। नूरिया ने हाथ में थामी फ्रॉक को पटका और सेल्समैन को इशारा किया कि वो इसे और दूसरे जोड़े भी पैक कर दे और एक नोट भी लिख दे। उसने वो सब पैक करवाया जो वो जावियर को दिखा रही थी। फिर जावियर को मुखातिब किया, कार्ड दे मुझे। जावियर ने फौरन ही वॉलेट से क्रेडिट कार्ड निकालकर उसे दिया। चलें किसी दूसरी शॉप पर चलते हैं। बिल पे करके उसने जावियर से कहा तो नूरिया की इस बात पर जावियर ने चौंक कर उसे देखा। क्या लिया है? इतनी जल्दी शॉपिंग कर ली तुमने? जावियर ने उसके हाथ में पकड़े शॉपिंग बैग्स को देखते हुए कहा, यहाँ कुछ अच्छा नहीं है, कहीं और चलते हैं। कहीं और जाना है अब? जाविया के अंदाज से वाज़ेह लग रहा था कि उसको ज़बरदस्ती भेजा गया था और बस नाम का ही उसके साथ यहाँ वहाँ पहुँचा था। खैर ये बात तो नूरिया वैसे भी जानती थी। वो इस शॉप से निकलती दूसरी शॉप में आई और वहाँ से फिर तीसरी, मगर जाविया तो जैसे उसका गार्ड बना था जो लफ्ज़ सिए बस उसके पीछे पीछे चल रहा था। जाविया की जी अदम मौजूदगी से ही नूरिया का खुद की शॉपिंग से भी दिल अछट हो गया था। जावियार, उसने प्यार से पुकारा कि शायद कोई रद्द अमल ज़ाहिर कर दे। ज्वेलरी शॉप पे भी वो चेयर पर बैठा मोबाइल पर नज़र जमाए हुए था। हेलो, मैं अपने फियांसी के लिए गिफ्ट लेने आया हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, यहाँ जो वर्कर है उसकी पसंद मुझे अच्छी नहीं लगी तो आप मेरी हेल्प कर देंगी इफ़ यू डोंट माइंड। वो कोई 24-25 साला नौजवान था जो थोड़ा सा शर्मिंदा सा होता उससे मदद मांग रहा था। नूरिया ने पहले उसे देखा और फिर जावियार को जो अब कॉल पर बात कर रहा था। दिल ही दिल में उसे सलवतें सुनाती वो होठों पर हल्की मुस्कुराहट लिए उस लड़की की जानिब मुड़ी। श्योर, गो मी अ मिनट प्लीज। नूरिया ने अपने सामने खुले दोनों सेट्स पर आखिरी नजर डालते उन्हें फाइनल किया और काउंटर की दूसरी जानिब खड़ी लड़की को देखा। ये दोनों पैक कर दें और रेट नहीं प्लीज, उसका बॉक्स ब्लैक से चेंज कर दें और पेमेंट वो करेंगे। नूरिया ने जावियर की जानिब इशारा करते हुए कहा तो वो लड़की ने उसके सामने से दोनों बॉक्स उठा लिए। एक्सक्यूज मी सर, एक लड़की की आवाज़ पे उसने चौंकते सर उठाया। जी? जावियर ने सवालिया नज़र से लड़की को देखा। सही है, आपकी वाइफ ने फाइनल कर दिए हैं, आप पेमेंट कर दें। इस लड़के ने इसके पीछे जरा दूर खड़ी नूरिया की जानिब इशारा किया। इसने लव वाइफ पर गौर नहीं किया था और नूरिया को एक नज़र देखा। वो किसी अनजान शख्स के साथ खड़ी थी। नूरिया के लिए तो वो अनजान ही था। जावियर की बहुएं तन गई। पेमेंट कार्ड पकड़वाते वो नूरिया की तरफ बढ़ा। यह अच्छा डिज़ाइन है लेकिन ये भी प्यारा है। वो दोनों नाजुक पेंडेंट्स देखता नूरिया से मशवरा कर रहा था। नूरिया ने दोनों को देखा। हाँ, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नूरिया ने सर हिलाकर कहा। चलो, कोई तो यहाँ था जिसको अपनी मंगेतर की परवाह थी। ये वाला भी देखें कैसा है, इन दोनों से ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे तो। नूरिया ने सामने लगे नेकलेस में से एक की जानिब इशारा करते कहा। अपनी शॉपिंग का तो दिल नहीं कर रहा था तो किसी का भला करने में क्या जाता। इससे पहले वो वहां खड़ी लड़की से नेकलेस निकालने को कहती, जावियर उनके पास पहुंचा। तुम्हारी शादी इससे हो रही है क्या? उसने नूरिया का बाजू थामे उसका रुख अपनी जानिब करके सख्त लहजे में कहा तो एक पल को नूरिया घबराई फिर संभल कर बोली, हो तो आपसे रही है अगर आपको याद हो तो। जबरदस्ती की मुस्कान सजाए वो जावियर से बोली जिसने एक कहर बरसाती निगाह उस लड़के पर डाली। मेरी तरफ से आपको बहुत मुबारक हो। चेहरा मोड़कर उस लड़के को कहती जावियर को नजरअंदाज किए वो बाहर निकलने लगी। लड़के ने हैरत से जावियर को देखा जो पहले ही उसे खा जाने वाली नजर से देख रहा था। फिर वो दोबारा अपना काम करने लगा तो जावियर ने दांत पिसते शॉपिंग बैग पकड़ा और उसके पीछे पीछे चल दिया। कौन था वो? बाहर आते ही वो पूछने लगा। आपके साले साहब, वो तंग होके बोली। इसकी बात को नजरअंदाज किए जावियर ने गहरा सांस भरा। अब वो इससे यहाँ बहस नहीं कर सकता था।
کچھ اور چاہیے کیا؟ نہیں، میں ساری شاپنگ کر چکی ہوں، اسپیشلی آپ کے لیے۔ نوریہ نے ہلکی مسکان سجائے کہا تو زاویہ نے سر اسباب میں ہلایا۔ اس نے کیا کیا لیا تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، شاید وہ پہنے بھی نہ۔ نوریہ نے سوچ لیا تھا وہ خود دوبارہ آئے گی شاپنگ کرنے اور دل لگا کے اپنے لیے چیزیں خرید لے گی۔ اس سڑے بندے کے ساتھ آنے سے تو اپنا موڈ بھی کریلے جیسا ہو جاتا تھا۔ گھر پہنچتے ہی نوریہ سب سے پہلے اس کے کمرے میں پہنچی۔ اس کو گھر ڈراپ کرے وہ خود کسی ضروری کام سے باہر چلا گیا تھا جب نوریہ نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا۔ آپ کو لینے آئے ہیں؟ پارلر والی اپنے موبائل میں اس کی تصویر لے رہی تھی جب دوسری لڑکی نے اندر آتے ان دونوں کو مخاطب کیا۔ ہمیں کون لینے آیا ہے؟ رومی نے مومن کی جانب دیکھتے سوال کیا۔ تم تو سوئی ہوئی قوم ہو، بتایا تو تھا میں نے تمہیں کہ بھائی کا ایک دوست ہے وہ لینے آئیں گے۔ مومن نے اسے یاد کروایا تو وہ سر ہلا گئی۔ آ جاؤ اب آرام سے۔ اس کا پیروں کو چھوتا گرارا دیکھ کر رومی نے اسے احتیاط کرنے کو کہا۔ ہم آپ کی ہیلپ کر دیں؟ پارلر والی نے اس کو آفر کی۔ ارے نہیں، یہ اتنا بھاری نہیں ہے، تھینک یو۔ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے انکار کیا اور خود کو سنبھالتی مومن کے ہمراہ باہر کی جانب بڑھ گئی۔ السلام علیکم۔ گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑے زاویہ نے ان دونوں کو دیکھتے ہی سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ مومن نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیتے رومی کے لیے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور اس کے اندر بیٹھنے پر خود بھی بیٹھ گئی۔ آپ اکیلے آئے ہیں؟ بھائی نے بتایا تھا آپ کی فیانسی بھی ساتھ آئیں گی۔ مومن نے فرنٹ سیٹ خالی دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں اس نے آنا تھا مگر پھر وہ ماں کے ساتھ شاپنگ پر چلی گئی۔ زاویہ کو یہ بہانہ بنانے میں دیر نہیں لگی، وہ تو جھوٹ بولنے میں ایکسپرٹ تھا۔ اوہ اگر وہ بھی آتی تو اچھا ہوتا، لیکن چلیں کوئی بات نہیں، مومن نے مخصوص انداز میں کہا تو زاویہ خاموش ہی رہا جبکہ رومی انگلیوں کا حشر کرنے میں مصروف تھی۔ اسے اضطراب نے گھیر لیا تھا۔ اس کا نکاح ہونے والا تھا اشمیر کے ساتھ، ایسے شخص کے ساتھ جس کے بارے میں وہ زیادہ کچھ نہیں جانتی تھی، اور یہ فیصلہ اس نے اتنی جلدی کیسے کر لیا تھا وہ خود پر حیران تھی۔ کہیں نہ کہیں دل میں ڈر بھی تھا کہ جانے یہ نئی زندگی کیسے ہونے والی تھی۔ ادریس زیدی نے اپنے گھر کے لان میں ہی سب کچھ ارینج کروا لیا تھا۔ ویسے تو ان کا ارادہ تھا کافی بڑے پیمانے پر نکاح کرنے کا، لیکن رامین ضدی تھی اور اس کی چھوٹا نکاح کرنے والی خواہش کا احترام انہیں کرنا پڑا تھا، مگر پھر انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ نکاح ادریس زیدی کے گھر کے لان میں ہوگا، اور اس پر رومی نے کچھ نہیں کہا تھا کیونکہ وہ خود بھی اپنے باپ کے گھر سے رخصت ہونا چاہتی تھی۔ ادریس زیدی کے گھر کے بیک ڈور والی سائڈ سے رومی اور مومل کو اتار کر اس نے مین گیٹ کے سامنے گاڑی روکی اور گاڑی سے اتر گیا۔ تھینک یو سو مچ یار، اشمیر نے اس سے بغرگیر ہوتے ہوئے تشکرانہ انداز میں کہا۔ کوئی مسئلہ نہیں، اور مبارک ہو۔ ابھی تو نکاح نہیں ہوا، کس بات کی مبارکباد دے رہے ہیں؟ چل آجا تجھے بابا، دی جان اور حدیث سے ملواؤں۔ اس کی بات پر وہ سر ہلاتا اس کے ساتھ اندر کی جانب بڑھا تھا۔ ہاں جی، تو اب آپ لوگ سوچیں گے کہ یہ ایک دوسرے کو کیسے جانتے ہیں۔ اشمیر نے جب بزنس اسٹارٹ کرنے کا ارادہ کیا تھا تبھی سکندر صاحب بھی بزنس شفٹنگ کے چکر میں پاکستان آئے تھے۔ تب جب نوریہ کی والدہ کا انتقال ہوا تھا اور پاکستان آتے ہی کسی کے ذریعے ان کی ملاقات اشمیر سے ہوئی تھی۔ وہ اپنا بزنس پاکستان شفٹ کر رہے تھے اور تبھی اشمیر نے ان کی کمپنی کے 30% شیئر خرید لیے تھے۔ وہ تب سکندر کو زیادہ جانتا نہ تھا مگر جس شخص کے حوالے سے ان کی ملاقات ہوئی تھی وہ اشمیر کا کافی اچھا دوست تھا اور کافی عرصے سے سکندر صاحب کو بھی جانتا تھا، سو اللہ کا نام لیتے اشمیر نے ان کے شیئر خرید لیے اور پھر زاویہ سے اس کی ملاقات سکندر صاحب نے آفس میں ہی کروائی تھی۔ کم وقت میں ان دونوں کی دوستی اچھی ہو گئی تھی کیونکہ وہ دونوں کام کے معاملے میں کافی سنجیدہ تھے۔ اشمیر زیادہ تر ریاست نگر ہی ہوتا تھا اور اس کی زندگی میں وہ پچھلی پہر کون سا طوفانی لائی تھی اس سارے معاملے سے زاویہ واقف تھا، سو اس نے بھی اشمیر کو چھوٹ دے رکھی تھی، یعنی اشمیر نے فی الحال آفس جانا چھوڑ رکھا تھا۔ السلام علیکم۔ حدیث نے چہرہ اٹھا کر آنکھوں کو بڑا بڑا کرتے زاویہ کو سلام کیا تو وہ پنجوں کے بل زمین پر بیٹھا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ زاویہ نے اس کا رخسار کھینچا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ سکندر سر نہیں آئے؟ اشمیر نے خیال آنے پر سوال کیا تو وہ اسے دیکھنے لگا۔ سکندر سر تو نہ بولو ان کو، اور نہیں بابا نہیں آئے، ان کی طرف سے معذرت۔ نہیں کوئی بات نہیں، انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ شاید وہ نہ آ سکیں۔ اچھا آؤ میں تمہیں دی جان سے ملواؤں۔
अश्विन ने कहते साथ कमरे से निकलने की कोशिश की तो नकवी साहब ने उसे रोका। रूमी लड़कियों वाले कमरे में है, तुम मत जाओ, अभी मुनासिब नहीं लगेगा। ओहो अब्बू, इतने टाइम से वो हमारे घर में रह रही है, अब निकाह से पहले मेरा जाना आपको ठीक नहीं लग रहा? वो कौन सा मेरे लिए मायूं में बैठी थी? अश्मी की जलकर कही गई बात पर नकवी साहब ने उसे घूर कर देखा जबकि जाविया हंस दिया। इसके पसीने छूटते देखकर मोमल उसके पास बैठ गई और उससे बातें करके उसका ध्यान भटकाने लगी जबकि दी जान भी इसके पास बैठी न जाने क्या पढ़ पढ़कर उसे पर फूंक रही थी। अगर तुम्हारी हालत यही रही ना तो मुझे यकीन है 5 मिनट बाद तुम रोने लग जाओगी और तुम्हारे सारे मेकअप का बेड़ा गर्क हो जाएगा। और खबरदार रूमी, अगर तुमने एक आंसू भी निकाला, मेरे भाई ने बड़ी मेहनत से पैसे कमा कर मुझे दिए थे तुम्हारे मेकअप के लिए। मोमल की बात पर रूमी का मुंह खुल गया। उधर उसको अपनी जान हवा होती महसूस हो रही थी और वो अपने भाई के पैसों का मातम कर रही थी। कितनी बेगैरत हो, खुद तो जैसे तुमने मेकअप नहीं करवाया, रूमी ने दांत पिसकर कहा। एक तो लबों को छूती नत और उसमें झूठी मोती के बायस उसका बोलना महाल हुआ था। इससे पहले मोमल जवाब कार्रवाई करती दरवाजा नोक हुआ और अंदर आने वाली हस्ती को देखते रूमी की आंखों में शरारे फूटने लगे। कैसी हो रामीन? सूफिया ने मोहब्बत से पूर्ण लहजे में उसके पास आते हुए कहा। आप यहाँ क्यों आई हैं? वो सट लहजे में सवाल कर रही थी जबकि दीजान और मोमल आंखों में उलझन लिए सूफिया को देख रहे थे। मैं तुमसे मिलने आई हूँ। सूफिया ने उसके तासुरात को नजरअंदाज करते मुस्कुराहट बरकरार रखी। आपको कोई हक नहीं मुझसे मिलने का। उसको करीब आता देखकर रामीन अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। बेटा, मुझे अपनी माँ ही समझो, उन्होंने नरमी से कहा। वो जानती थी उसका रद्द अमल ऐसा ही होगा। नहीं है आप मेरी माँ, ना ही मुझे कोई चाहिए, उसने सट लहजे में कहा। बेटा, आज के दिन तो ऐसा ना कहो, आज इतनी खुशी का दिन है। बिल्कुल, आज मेरी खुशी का दिन है, तभी मुझे कोई भी ऐसी बात तस्वुर भी नहीं करनी जिससे मेरा मूड सारा ऑफ हो जाए। अगर आपको इतना ही खुशी के इस दिन का ख्याल था तो आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। रंग में भंग डाल रही हैं आप। मोमल ने उसके पास आते उसका हाथ पकड़ा कि वो खामोश हो जाए क्योंकि उसके अल्फाज वाकई सख्त थे। मोमल को सूफिया के लिए बुरा महसूस हुआ जबकि दीजान तो हैरत से कभी सूफिया को देखती तो कभी रूमी को देखती। रामी, इतनी नफरत मत पालो दिल में, तुम मुझे मेरी बेटी की तरह अजीज हो। बराए मेहरबानी मुझे अपनी बेटी बोलने की कदम कोई ज़रूरत नहीं। ये जो वक्त आप आकर ज़ाया कर रही हैं ना, बेहतर होगा कि आप ये वक्त अपनी बेटी को जाकर दें, उसको बहुत ज़रूरत है। करीब कर लें उसे ताकि आपके निकाह पर मेरी तरह से उसे कोई एतराज़ ना हो। रामी की बात पर सूफिया उसे देखती रह गई। वो इस लड़की का दिल कैसे साफ करेगी? ये क्या ये मुमकिन था? सूफिया चंद लम्हे चेहरे पर अफसोस लिए उसे देखती रही और फिर कमरे से बाहर निकली। मगर बाहर कदम रखते ही उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया। सामने ही जावियार अश्मीर के साथ खड़ा था। उसके तने हुए नकुश इस बात की गवाह थे कि वो अंदर होने वाली सारी गुफ्तगू सुन चुका था और वो जो राज जो न जाने कब तक राज ही रहना था, इस पर से पर्दा उठ गया था। आ जाओ। अश्मीर को एहसास हो गया था कि कोई तो बात है मगर वो इस वक्त सवाल जवाब नहीं कर सकता था, सो उसको आने का इशारा करता कमरे में दाखिल हुआ। जावियर ने एक भरम नजर उन पर डाली और उनके पास से गुजरता खुद भी अंदर चला गया और वो तो अपनी जगह से हिल भी ना सकी। रूमी प्लीज अब रोना मत यार, उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू देखते मोमल ने कहा और उसको कंधों से पकड़कर चेयर पर बिठाया। ये है मेरी दीजान। अश्मीर ने जावियर और दीजान का तारुफ करवाया तो वो दीजान से मिलने लगा और अश्मीर की आवाज़ पर मोमल ने पलटकर अश्मीर और जावियर को एक नज़र देखा, फिर चेहरे का रुख रूमी की जानिब किया। भाई के दोस्त आए हैं, अब तो तुम रोगी तो वो क्या सोचेंगे यही कि तुम तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, मोमल ने हल्की सी आवाज़ में कहा मगर रूमी के आंसू रुखसार पर फिसल पड़े। क्या हुआ है? अश्विन ने उन दोनों की जानिब देखते सवाल किया तो मोमल गहरा सांस लेती रूमी के सामने से हट गई और हाथ से उसके चेहरे की जानिब इशारा किया जहां रुखसार भीग रहे थे। आज के दिन वैसी ही इसे नवीन की बहुत याद आ रही थी। अगर वो जिंदा होती तो सबसे ज़्यादा खुश वो होती। और फिर सूफिया का आकर खुद को उसकी माँ बोलना उसे यह हरगिज़ कबूल ना था। अब वो इसे ढेरों रोना आया था। मोमल के हटने पर अश्विन ने उसे देखा तो नज़र जैसे उस पर टिक सी गई थी। उसे लाया हुआ खूबसूरत सुर्ख रंग का जोड़ा पहने अपनी माँ के जेवरात और डार्क मेकअप में वो अश्मीर के दिल की धड़कनें बढ़ा गई थी। सुर्ख सी होती नाक और आंखों में अटके आंसू। अश्मीर बेअख्तियार होता उसे देखता चला गया। भाई,
اس کی خوبصورتی میں ڈوب جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھے تو صحیح، وہ رو رہی ہے۔ اگر اس نے رونا شروع کیا تو اس کا سارا میک اپ خراب ہو جائے گا، اور آپ کو کچھ ہو یا نہ ہو مگر حدیث اس کو دیکھ کر ضرور ڈر جائے گا۔ مومل کی آواز پر وہ رومی سے نظر ہٹا کر اسے گھورنے لگا، پھر وہ رومی کی جانب بڑھا جب دی جان نے اسے فوراً سے ٹوکا۔ کتے بھائی، تو اتنے کی لینے آیا ہے؟ چل جا باہر جا، نکاح شروع ہون آلا ہے، تھوڑی دیر وچ ٹھہر جائے تو۔ کدھر بھائی، تم ادھر کیوں آئے ہو؟ چلو جاؤ باہر، نکاح شروع ہونے والا ہے کچھ دیر میں۔ دیجان کی کڑک آواز پر رومی کو روتے روتے بھی ہنسی آئی۔ زاویار کو ان کی بات سے سمجھ نہیں آئی تھی، مگر مومل کو ہنستا دیکھ کر اور اشمیر کے تاثرات دیکھ کر اس سے تھوڑی بہت سمجھ آ گئی تھی کہ دی جان نے اسے کیا کہا تھا۔ میں معافی مانگتا ہوں دی جان، مجھ سے خطا ہو گئی ہے۔ آپ کی پیاری بہو جب گھر میں رہ رہی تھی تب کوئی اعتراض نہیں تھا، اب تو آپ لوگوں کو بس چلے میری آنکھوں میں پٹی باندھ کر بٹھا دیں۔ اشمیر کے جلے کٹے انداز میں کہی گئی بات پر دی جان نے اسے تھپڑ رسید کیا، جبکہ زاویار اور مومل سمیت رومی بھی ہنس دی تو اشمیر نے اس کی جانب دیکھا جو انگلیوں سے آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ ایک نظر اس پر ڈالتا وہ زاویار کو ساتھ آنے کا اشارہ کرتا کمرے سے نکل گیا۔ بڑی ہی کوئی ڈیش ہو تم، پہلے مگرمچھ کے آنسو رک نہیں رہے تھے اور اب بھائی کو دیکھتے ہی ہنسی آ رہی ہے تمہیں۔ اشمیر کے جاتے ہی مومل نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا تو وہ سٹپٹا کر رہ گئی۔ میں تو دی جان کی بات پر ہنس رہی تھی۔ رومی نے فوراً ہی دی جان کی جانب اشارہ کیا تو مومل نے کمر پر ہاتھ رکھتے اسے گھورا۔ اس کی شکل پر بیوقوف لکھا تھا کیا؟ رامین زیدی ولد ادریس زیدی، آپ کا نکاح اشمیر رانا ولد نقوی رانا سے سکہ رائج الوقت 3 لاکھ طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ رامین نے نظر اٹھا کر ایک نظر اپنے باپ کو دیکھا جو اس کی جانب نہیں دیکھ رہے تھے۔ قبول ہے، اس کی کانتی آواز کو ہر شخص نے اچھے سے محسوس کیا۔ مولوی صاحب نے اپنا سوال دوبارہ دہرایا تو اس کی گرفت مومل کے ہاتھ پر مضبوط ہوئی۔ قبول ہے، اس کی آواز بھرا گئی۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا۔ رومی کی آنکھوں سے آنسو نکلتے رخسار پر بہہ گئے۔ جو بھی تھا اس کا دل اداس تھا۔ اتنے اہم موقع پر اگر اسے کوئی اپنا لگا تھا تو وہ صرف دی جان، مومل اور نقوی صاحب اور اشمیر ہی تھے۔ اس کے باپ نے تو اس سے ملنا تک ضروری نہ سمجھا تھا۔ دکھاوا کرتے وہ اس کے پاس آ کر کافی دیر بیٹھے تھے، لیکن انہوں نے منہ سے ایک لفظ تک نہ نکالا تھا۔ ان کے اجنبی پن پر رومی کا دل ڈوب گیا تھا۔ قبول ہے، اس کی بھیگی آواز پر اشمیر نے پھولوں کی لڑیوں سے بنا پردے کی اوٹ میں بیٹھی اس لڑکی کو دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ اس کی دلی کیفیت سے واقف تھا اور حیران بھی تھا، بھلا ایسی بھی کیا مجبوری تھی اس کی کہ تب سے لے کر اب تک اس نے ایک لمحے کے لیے بھی ایسا ظاہر نہ کیا تھا کہ وہ اپنے اس فیصلے پر پچھتا رہی تھی۔ بھلا وہ ایسا ظاہر کیوں کرتی؟ اسے اشمیر سے نکاح کرنے والے فیصلے پر کیوں پچھتاوا نہ تھا؟ اس بات سے اشمیر اچھے سے واقف تھا، کیونکہ یہ تو صاف ظاہر تھا کہ اشمیر چاہے جتنا مرضی انکار کر لے، اسے نکاح کے علاوہ بھی بہترین راستے دکھا دے، وہ اشمیر سے نکاح کی رضامندی ہی کرے گی۔ اور ایسی بھی کیا وجہ تھی؟ یہ بات تو وہ نکاح کے بعد اس سے اگلوا کر رہے گا۔ اپنی سوچوں میں گم وہ مولوی صاحب کی آواز پر چونکا۔ اشمیر رانا ولد نقوی رانا، آپ کا نکاح رامین زیدی ولد ادریس زیدی سے سکہ رائج الوقت 3 لاکھ روپے طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اشمیر نے ایک گہرا سانس لیا۔ قبول ہے۔ رامین کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں اور پھر اشمیر نے تینوں مرتبہ اسے اپنے نکاح میں قبول کرتے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا نام دے دیا تھا۔ وہ جعلی نکاح جو اسے برا لگتا تھا آج حقیقی ہو گیا تھا۔ وہ شخص واقعی اس کا شوہر بن گیا تھا جو تب سے اسے بے چین کیے بیٹھا تھا جب سے وہ اپنے گھر سے نکل کر اس کے گھر میں آئی تھی۔ نہ جانے یہ محبت تھی یا نہیں، مگر یہ وہ شخص تھا جس کی بیوی بن کر وہ رہنا چاہتی تھی۔ وہ اسے اچھا لگا تھا، وہ کسی بچے کی طرح وہ خود سے اسے پانے کی ضد پر بیٹھی اور آج اس نے اس شخص کو پا لیا۔ یہ نکاح کیسے ہوا تھا؟ اس نکاح کی کیا وجوہات تھی؟ یہ نکاح کن شرائط پر ہوا تھا؟ اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اگر اسے کچھ معلوم تھا تو بس اتنا کہ وہ اب اس کی بیوی تھی۔ بیٹھے کیا ہو، اٹھ کر جاؤ اس کے پاس۔ زاویار کی سرگوشی نما آواز پر وہ اٹھا اور پھولوں کی ان لڑیوں کو پرے کرتا اس کے پاس آیا۔ اشمیر نے اس کا جالی دار گھونگھٹ اٹھاتے اس کے آنسو سے بھیگے چہرے کو دیکھا اور اس کے دونوں ہاتھ تھامتے اپنے لبوں سے لگائے تو ہر طرف تالیوں کا شور اٹھا، جبکہ رومی کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے جیسا ہو گیا۔
उसे बिल्कुल भी अंदाजा न था कि वो ऐसा करेगा। निका की बहुत बहुत मुबारक हो। वो जो अपने सामने बेटे हदीद की बातें सुन रही थी, दानियल की आवाज पर बुरी तरह चौंक गई। दानियल? जी मैं दानियल। इद्रिस अंकल ने इनवाइट भेजा था। इरादा तो नहीं था आने का, लेकिन अगर मैं ना आता तो तुम्हारा दिल दुख जाता ना। उसकी बात सुनती रोमी ने आंखें घुमाई। खुश फहमी है तुम्हारी, मुझे तो पता भी नहीं था तुम आ रहे हो। उसकी बात पर दानियल ने मुस्कुराते हुए हाथ में पकड़ा गुलदस्ता और गिफ्ट उसकी जानिब बढ़ाया। थैंक यू। ममल कहाँ है? दानियल ने यहाँ वहाँ देखते सवाल किया, जबकि उसकी नज़र एक तरफ खड़ी मोमल पर गई जो नकीस साहब और अश्मीर से कुछ बातें कर रही थी। दानियल मुस्कुराता हुआ उसकी जानिब बढ़ा। बस अभी आधे घंटे में सकते हैं ना, मेहमान तो बस चले ही गए हैं, यही एक दो रह गए हैं। रूमी भी थक गई है वैसे तो। उमर की बात पर नकवी साहब ने सर हिला दिया। चलो ठीक है फिर, आदित्य की तबीयत भी ठीक नहीं है, उसे बुखार हो रहा है। निका के तकरीबन सारी तकरीब में ही सो रहा था और अभी कुछ देर पहले ही उसकी आंख खुली थी, मगर उसे बुखार होने लगा। हाँ आप परेशान ना हो, घर जाकर मैं उसे सिरप पिला दूंगा तो ठीक हो जाएगा। मुमल की बात सुनकर नफीस साहब सर को जुम्बिश देते वहां से चले गए। अस्सलाम वालेकुम। पीछे से आने वाली आवाज पर वो तकरीबन उछल पड़ी और पलटकर देखा तो दानियल को खड़ा देखकर उसकी आंखें हैरत से फैली। वालेकुम अस्सलाम। अश्मिन ने आंखों में उलझन लिए उसे देखते हुए जवाब दिया। कैसी हो मोमल? दानियल ने मुस्कुराती नजर से मोमल को देखते सवाल किया तो मोमल ने थूक निकली। ठीक हूँ भाई, दानियल है, मेरा यूनी फेलो है। मोमल ने फौरन ही दानियल का तारुफ करवाया। ओह, तो ये तुम्हारा भाई है, कैसे हैं आप? निकाह की बहुत मुबारक हो। मुझे अंदाजा नहीं था कि रूमी का निकाह मोमल के भाई से हो रहा है। दानियल ने पहला जुमला मोमल से कहा और फिर वो आगे होता अश्मीर से बगलगीर हुआ। थैंक यू। वो जवाबन सिर्फ यही कह सका और फिर चंद लम्हों बाद एक्सक्यूज करता वहां से चला गया। देख नहीं रहे थे कि तुम मेरे भाई के साथ खड़ी थी? मोमल ने उसे घूरते हुए सवाल किया। दो भला, मैंने कौन सा तुम्हें गोली मार दी? फजूल में फ्री होने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मोमल ने सवालिया नजर से उसे देखा। देख नहीं रही, डांस कर रहा हूँ। डैनियल के सुकून से दिए गए जवाब पर मोमल जल कर रह गई। अगर निकाह अब हुआ है तो तुमने पहले क्यों झूठ बोला था? मेरी मर्जी, तुम्हें कोई मसला है क्या? मोमल ने तंग आकर जवाब दिया। कयामत के दिन तुम्हारा अलग से हिसाब होगा मोमल। दो मोहब्बत करने वाले लोगों को जुदा किया है तुमने, कभी नहीं भूलूंगा। इसकी नौटंकी पर मोमल ने आंखें घुमाई। हो गई तुम्हारी दो नंबर की एक्टिंग शुरू। हाँ अच्छी है ना? क्या ख्याल है एक्टर बन सकता हूँ ना मैं? दानियल ने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, ड्रामा में चपरासी और चर्ची का रोल तुम बहुत अच्छे से प्ले कर सकते हो। इसकी मीठी मीठी करती हुए इसके जवाब का इंतजार किए बगैर स्टेज पर रूमी की जानिब चल दी। दानियल ने मुस्कुराती नजर से उसकी कमर पर फैले बालों को आबशार को देखा। रुखसती का वक्त हुआ तो उसने अपने बाप की जानिब देखा, जिसने तब से लेकर अब तक मुंह से एक लफ्ज ना निकाला था। वो अश्मीर के हमरा जाने को जब उठ खड़ी हुई तो इदरी जैदी बिला आखिर उसके पास आए। मेरा भेजा हुआ जोड़ा और जेवरात ना पहनकर तुमने साबित कर दिया कि तुम वाकई मेरी बेटी नहीं, और तुम्हें थप्पड़ मारने पर जो पछतावा मुझे था, आज मुझे से माफ़ी न मांगकर तुमने वो भी ख़त्म कर दिया। तुमने अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े बड़े फैसले को बहुत गलत ले लिया है रूमी। पछताने पर मेरे पास लौट कर मत आना, बाकी खुदा तुम्हें खुश रखे। रूमी को लगा वो सांस नहीं ले सकेगी। इसके बाप के पास बेटी को रुखसत करने से पहले कहने को यही सब था। इसकी आंखें फटी की फटी रह गई, जबकि थप्पड़ वाली बात पर बाकी सब नफूस बुरी तरह उलझे। खुदा तुम्हें अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और तुम्हारा नसीब अच्छा करे, दिलों से नफरतें ख़त्म कर दे, आमीन। अपना ख्याल रखना। सूफिया ने कहते हुए उसके चेहरे पर हाथ रखा और अपने बाप के लफ्ज़ों पर वो इतनी गुम थी कि सूफिया का हाथ भी न झटक सकी। 2 घंटों के बाद वो घर लौटा तो लाउंज में ही उसे दुर्दाना बेगम, नूरिया और ज़ेनिया नजर आ गई। उन्हें सलाम करता वो अपने कमरे में इंटर हुआ तो जनाना परफ्यूम की खुशबू अचानक नाक से टकराई तो माथे पर उलझन का जाल नुमाया हुआ।
लाइट्स ऑन की तो मालूम होता कि सिर्फ परफ्यूम ही नहीं, जनाना शॉपिंग की सारी वैरायटी मौजूद थी। वो हैरत से बेड पर लगे मीना बाजार की जानिब आया तो उसकी नज़र फैला कर रखे हुए ड्रेस के ऊपर पड़े नोट पर गई। उसने झुककर वो पेपर उठाया और एक नज़र दूसरे सामान पर डाली। एक लॉन्ग फ्रॉक, एक शर्ट पीस, दुपट्टा, परफ्यूम, हील, सैंडल, मेकअप का सामान। उसका दिमाग शॉर्ट होने लगा। ये सब आपकी ही पसंद है ना? अपने लिए तो रात को पहन कर देखिएगा, हसीन लगेंगे। कागज पे लिखी तहरीर पढ़ते उसका दिमाग चकरा गया। तुम! उसने गुस्से से मिठी बीछ ली और तन फन करता वो अपने कमरे से बाहर निकला और लाउंज में आया तो वहां नूरिया मौजूद नहीं थी। नूरिया कहाँ है? जीनिया और दुर्दाना बेगम को देखते उसने गुस्से से सवाल किया। अपने कमरे में गई है अभी अभी, क्या हुआ? उसको गुस्से में देखते जेनिया ने परेशानी से सवाल किया। अब न जाने क्या करने वाला था वो। अब तो घर में जमल भी थी, वो क्या सोचेगी। सूफिया तो घर पर ना थी, शुक्र था जमल भी अपने कमरे में थी। हाँ, अब तो कमरे में छुपेगी ना। वो दांत पिसकर बोला और उसके कमरे की तरफ बढ़ा। जावियार, जावियार क्या हुआ है? जेनिया और दुर्दाना बेगम अपनी जगह से उठती उसके पीछे आईं। जावियार ने उन दोनों को नजरअंदाज करते नूरिया के कमरे का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ तो बेड पर बैठी नूरिया झटके से उठ खड़ी हुई और वो अभी दुआ ही तो कर रही थी कि जावियार एटलीस्ट दुर्दाना और जेनिया के सामने कोई तमाशा ना करे। क्या हरकत है ये? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? शादी हुई नहीं है और अभी से तुम ऐसी हरकतें कर रही हो? जावियर हाथ में पकड़ा नोट उसके सामने करता बरहमी से सवाल करने लगा तो नूरिया की जान हवा हुई। यहाँ मसला सिर्फ दुर्दाना और जेनिया का था। क्या होता अगर जावियर उन दोनों के अपने कमरे में जाने का इंतजार कर लेता? क्या है ये? दुर्दाना बेगम ने उसके हाथ में पकड़े नोट को देखते हुए कहा। जाविया ने नोट उनकी जानिब बढ़ाया ही था जब नूरिया ने किसी जंगली बिल्ली की तरह उसके हाथ से नोट छीन लिया। कुछ नहीं दादू, ये जाविया, अब दादू को तो मत बताएं, देखें हमारे बीच की बात है। नूरिया ने जल्दी से अपनी घबराहट पर काबू पाते चेहरे पर मासूमियत सजाए और ऐसे कहा कि ये इन दोनों की कोई बहुत पर्सनल बात हो और जावियर का ये बात उन दोनों को बताना मुनासिब ना हो। जावियर ने हैरत से मुंह खोले उस लड़की को देखा। जेनिया को बेअख्तियार ही हंसी आई जिसे वो फौरन ही दबा गई। आए अम्मी, हम बाहर चलते हैं, छोड़े इन दोनों को, मुझे तो ऐसे बेवकूफ ने परेशान कर दिया है। जेनिया सर नफी में हिलाती जावियर को घूर कर बोली और दुर्दाना बेगम के हमरा कमरे से निकली। ओफो अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, इधर वापस आए यार। जावियर ने झिंझलाकर उन्हें वापस बुलाने की कोशिश की। जब नूरिया ने उसका बाजू पकड़ा तो वो उसे देखने लगा। होंठ काटती वो चेहरे पर मासूमियत लिए इल्तिजाई नजर से उसे देख रही थी कि वो खामोश हो जाए। वो इस वक्त हकीकतन मासूम लग रही थी। इसकी बुरी सूरत देखते जावियर अश अश कर उठा था मगर जेनिया के कमरे का दरवाजा बंद करने की देर थी कि जावियर की आंखों से शरारे फूटने लगे। क्या मसला है तुम्हारे साथ? हाँ, क्यों मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं तुम्हारी अकल ठिकाने लगा दूं? मेरा सब्र मत आजमाओ नूरिया। वो इसका बाजू पकड़े उसे हिलाता हुए शोले बरसाते लहजे में कह रहा था। उसकी सुर्ख होती आंखों को देखते नूरिया का ऊपर का सांस ऊपर नीचे का सांस नीचे रह गया। क्या चाहती हो तुम? हाँ, मिल तो रहा है तुम्हें सब कुछ, शादी कर तो रहा हूँ मैं तुमसे, यही चाहती थी ना तुम? फिर अब क्या घूम रहा है तुम्हारा इस दिमाग में? क्यों रह रहकर मेरे साथ पंगे ले रही हो? वो फंकारते हुए सवाल कर रहा था। नूरिया ने थूक निकली। वो गुस्से में था और उसे ये गुस्सा नूरिया ने जानबूझकर दिलाया था। वो खुद इसके रद्द अमल के लिए तैयार हुए बैठी थी, बल्कि इससे तो इससे भी ज्यादा बुरे रद्द अमल की उम्मीद थी। वो तो डर रही थी कहीं वो खींच कर एक हाथ लगा ही न दे। जावियर, आई एम सो सॉरी, लेकिन आप। व्हाट सॉरी? तुम्हें सॉरी का मतलब भी मालूम है नूरिया? तुम ये सब जानबूझकर करती हो। वहाँ ज्वेलरी शॉप पर भी तुमने उस लड़की की हेल्प जानबूझकर कर रही थी ताकि मुझे जेलिसी हो। उसने नूरिया का बाजू एक झटके से छोड़ा और बालों में उंगलियां फेरता बेड पर बैठ गया। नूरिया क्या चाहती हो? जावियर ने सवालिया नजर से नूरिया को देखा जो होंठ चबा रही थी। मैं कुछ नहीं चाहती जावियर, लेकिन आपको पता नहीं क्या मसला है। आप मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे हमारे दरमियान ये रिश्ता ज़बरदस्ती जोड़ा जा रहा हो। आपने रिश्ता ना होने से अब तक कभी मुझसे नरमी से बात नहीं की। आप मुझे नज़रअंदाज करते हैं ऐसे जैसे मैं एग्जिट ही नहीं करती। उसके दिल में जो बात थी उसने वो कही थी। वो खामोश रहने वालों में से नहीं थी। जाविया ने सर उठाकर सामने खड़ी नूरिया को देखा।
हाँ तो ये हकीकत है बीबी, ये रिश्ता जबरदस्ती ही जोड़ा गया है। मैं कभी तुम्हें फियांसी या बीवी की नजर से नहीं देख सकता। ये हकीकत तुम्हें कबूल करनी होगी क्योंकि तुम वैसी लड़की नहीं हो जैसी बीवी की मैंने ख्वाहिश की थी। काश तुम वाकई एग्जिट ना करती होती तो नूरिया अच्छा होता। नूरिया को लगा जैसे जावियर के अल्फाज ने उसके परखशे उड़ा दी। वो एक आखिरी नजर उस पर डालता कमरे से निकल गया और वो किसी मुजस्सिमी की तरह अपनी जगह पर जैसे जम गई। चंद लम्हों के लिए वो सांस तक लेना भूल गई। ये शख्स उससे इस कदर नफरत करता था, वो इसके मर जाने की ख्वाहिश रखता था। हाँ यही तो कहा था उसने। उसे नूरिया का वजूद भी इस घर में गवारा ना था और भला क्यों होता। नूरिया तो किसी भी रवैये से जावियर की बीवी की रोल पर नहीं उतरती थी। यही तो हकीकत थी, उसका दिल मुट्ठी में जकड़ लेने वाली हकीकत। मेरे बैग से एक सादा सा सूट निकाल कर दे जाना प्लीज। मोमल को कमरे से जाता देखकर उसने इससे मुखातिब किया। वो मैं पहले ही वॉशरूम में रख दिया है। मोमल ने दरवाजे से पलट कर एक नजर उसे देखा। अच्छा तुम बैठो तो मेरे साथ, कहाँ जा रही हो? रूमी ने अपनी नर्वसनेस पे काबू पाते हुए उसे रुकने को कहा। मैं क्यों बैठूं तुम्हारे साथ? वैसी ही ना तुम, क्या मसला है तुम्हें? इसे मुस्कुराहट रोकता देखकर रामिन अच्छी खासी चिढ़ गई। एक काम करते हैं ना, भाई को मैं कह देती हूँ मेरे कमरे में जाकर सो जाए क्योंकि रामीन मेरे साथ वक्त गुजारना चाहती है। क्या ख्याल है सारी रात पार्टी करेंगे? मोमल की बात पर रामीन अंदर तक जल कर रह गई और हाथ में पकड़ा क्लच खींच कर उसे मारने की कोशिश की, मगर मोमल बरवक्त नीचे झुक गई और क्लच सीधा पीछे आते अश्मीर के कंधे से और गर्दन पर लगा। आउच! वो इस हमले पर उछल पड़ा और क्लच अश्मीर को लगता देखकर रामीन के हाथ बेअख्तियार लबों पर पड़ गए। आई एम सो सॉरी, वो बोलती हुई बेड से उठ खड़ी हुई। अश्मीर ने सदमे की हालत में रामीन को देखा जबकि मोमल का सांस हलक में अटका था। वो क्यों डरती? उसकी नई नवेली दुल्हन ने उस पर हमला किया था, इसमें मोमल की तो कोई गलती नहीं थी। खामोशी से कट लो मोमल, दिल ही दिल में खुद से कहती वो कमरे से निकल गई। रामी ने खूनखार नजर से मोमल की पश्क को देखा, फिर चेहरे पर मासूमियत सजाए वो अश्मीर को देखने लगी। अश्मीर ने झुककर कदमों में पड़े गोल्डन कलच को उठाया, फिर पलटकर दरवाजा बंद किया तो रूमी ने थूक निकला। दरवाजा लॉक करने के बाद उसे अपनी जानिब आता देखकर रामीन की धड़कनें तेज हुई। वो बराह रास्त उसकी आंखों में देखता उसकी तरफ कदम ले रहा था। उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट आई। सो सॉरी, मोमल को मार। अश्मीर ने उसके लबों पर उंगली रखी तो वो अपना जुमला मुकम्मल ना कर सकी और सांस रोक गई। अश्मीर ने करीब खड़ी लड़की को सारे दिन में पहली मर्तबा गौर से देखा। पार्टी मेकअप में इसकी दुल्हन बनी वो बिलाशुबा हसीन लग रही थी, बल्कि वो कोई आसमान से उतरी परी लग रही थी। अश्मीर को एक पल के लिए अबरिश याद आई और उसके दिल ने कोई गवाही दी। वो अबरिश से ज्यादा हसीन थी और ये आज भी लग रही थी। उसने रूमी के होठों से अपनी उंगली हटाई। अश्मीर की नज़र इसके नाक पर पहनी नथ से होती हुई नथ में झूलते उस सुर्ख मोती पर गई। मेहरून लिपस्टिक से रंगे लबों को छूता वो सुर्ख मोती अश्मीर का दिल जैसे बेमानी पर उतरने लगा। आपका खून निकल रहा है। उसकी लरजती आवाज पर अश्मीर का सकून टूटा। रूमी की नजरें उसकी गर्दन पर थी जहां क्लच लगने की चोट आई थी और उसमें से हल्का सा खून निकल रहा था। कहाँ? वो कुछ खोए हुए अंदाज में बोला तो रूमी ने उंगली उसकी गर्दन की जानिब इशारा किया। आप बैठे बेड पर। रूमी ने लहजा नॉर्मल करते बेड की जानिब इशारे किए तो अश्मीर चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर बेड पर बैठ गया। रूमी अपना लहंगा संभालती कमरे से बाहर जाने लगी। कहाँ जा रही हो? अश्मीर ने उसकी पश्त को देखते सवाल किया। वो मोमल से ऑइलमेंट लेने। वापस आओ, यहाँ पड़ा है फर्स्ट एड बॉक्स। अश्मीर ने बोलते साथ राइट टेबल की दराज खोली और छोटा सा बॉक्स निकाला तो रूमी उसकी तरफ आई और उसके हाथ से फर्स्ट एड बॉक्स लेते साइड टेबल पर रखते उसे खोला। फिर उसमें से एक कॉटन बॉल निकालती अश्मीर को देखने लगी, जो चेहरा उठाए पहले ही उसे देख रहा था। राबी ने हल्का सा सांस भरा और एक कदम उसकी तरफ लेती उसके करीब खड़ी हो गई। फिर उसकी शेरवानी का बटन खोला और कॉटन बॉल उसकी गर्दन से रिश्ता खून साफ किया। मैं और मोमल कुछ बात कर रहे थे और वो मेरी बात नहीं सुन रही थी तो मेरे हाथ में क्लच था, मैंने बेअख्तियार ही वो उसे मारने की कोशिश की और वो नीचे हो गई तो आपको लग गया, मुझे पता नहीं था आप पीछे हैं। आई एम सो सॉरी। इसके करीब खड़ी वो बिला ज़रूरत बोल रही थी। भला घबराहट पर काबू पाने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता था?
अश्मीर ने खामोशी से उसकी सारी बात सुनी, बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि उसने कुछ सुना ही ना था। वो महकता गुलाब उसके बेहद करीब खड़ा उसका इम्तिहान ले रहा था। वो इसकी गर्दन की जानिब झुकी, अब छोटे से जख्म पर एहतियात से मरहम लगा रही थी, ऐसे जैसे वो हदीद का बाप नहीं बल्कि छोटा सा हदीद हो, और वो अश्मीर के इतने करीब थी कि वो बआसानी उसके चेहरे को छू सकता था। इसके जख्म पर मरहम लगाती रूमी ने उसकी नज़रें खुद पर महसूस करके नज़र उठाकर उसे देखा तो उसके हाथ थम गए। वह आंखों में नरम सा तासुर लिए बड़ी फुर्सत से उसे देख रहा था। रूमी को अचानक ही कमरा छोटा लगने लगा। वो जो पहले ही बड़ी सुस्ती से ऑइंटमेंट लगा रही थी, इतना काम मुकम्मल तौर पर भूल गई थी। अश्मी ने उसके चेहरे पर रंग बदलते देखे, फिर उसके हाथों की लर्जिश हो गया। इसकी आवाज़ पर वो पल में सीधी हुई, मगर बैलेंस बरकरार न रख सकी और फौरन ही अपना हाथ उसके कंधे पर रखते खुद को पीछे करने की जानिब गिरने से बचाया। क्या हो गया? अश्मीर ने उसका दूसरा बाजू पकड़े सवाल किया तो वो सरनफी में हिलाने लगी और इससे एक कदम दूर हुई। सॉरी, तुम बहुत ज़्यादा सॉरी बोलती हो। अश्मीर उठकर शीशे के सामने जा खड़ा हुआ। वो जब से इस कमरे में आया था, रूमी उसे 4 मर्तबा सॉरी कह चुकी थी। रूमी ने फौरन फर्स्ट एड बॉक्स बंद किया और वहीं रख दिया जहां से अश्मीर ने निकाला था। तुम चेंज कर लो। एक नज़र उस पर डालता हुआ वो कमरे से निकल गया। रूमी ने एक गहरा सांस लिया और गिरने के से अंदाज में बेड पर बैठी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज़ादी मिल गई हो। इस स्टोरी को यहीं पर ही एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आगे क्या होगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।